Assalamualaikum students, hope you are all well. Our today's lecture is about anemia of chronic disorders. But before starting this lecture, you must have to review anemia, classification of anemia and erythropoiesis. और ये सब लेक्चर्स आपको मेरी हीमाटोलॉजी लेक्चर सीरीज से मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर। It is the most common anemia occurring in patients with a variety of chronic, inflammatory and malignant disorders. मीन्स कि जो हमारा एनीमिया है ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के साथ लिंक होगा। हमारी बॉडी में कोई भी अंडरलाइन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है तो उसके साथ बेसिकली ये एनीमिया लिंक होता है। अब कौन से ऐसे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से ये एनीमिया होता है? द फर्स्ट वन इज पल्मोनरी एब्सेस। फर्स्टली तो हम इस वर्ड को क्लियर कर लेते हैं। पल्मोनरी मीन्स लंग्स एंड एब्सेस। अब एब्सेस क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर हुआ, कोई भी बैक्टीरिया एंटर हुआ तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करेगा। अब जब हमारा इम्यून सिस्टम उसके साथ फाइट करने के लिए मैक्रोफेजेस, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह को भेजेगा, तो वाइट ब्लड सेल्स जब बैक्टीरियाज को किल करेंगे तो उसके सराउंडिंग्स पर जो टिश्यूज़ होंगे ना उनकी भी डेथ हो जाएगी। अब जब उन टिश्यूज़ की डेथ होगी तो उस जगह पर इस तरह से होल बन जाएगा। अब इस होल में पल्स फील होने लग जाती है और इसको कहा जाता है एब्सेस। अब पल्मोनरी एब्सेस में क्या होगा कि आपके लंग्स की जो पैरेन्काइमा है उसकी नेक्रोसिस हो जाती है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है पल्मोनरी एब्सेस। द नेक्स्ट वन इज ओस्टियोमिलाइटिस। अब ओस्टियोमिलाइटिस क्या? ओस्टियो मतलब बोन से रिलेटेड, ठीक है। अब आपकी जो बोन्स है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। बोन्स की इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग किस तरह से होती है? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इंजरी हुई है या आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है जो कि बोन तक स्प्रेड कर गया है तो बोन्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है और इस कंडीशन को कहा जाता है ओस्टियोमिलाइटिस। The next one is pneumonia. Pneumonia is basically the infection of lung that can be caused by bacteria, viruses or fungi. The next is SLE, that is systemic lupus erythematosus. Systemic lupus erythematosus। अब इस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम आपकी ही बॉडी के हेल्दी टिश्यूज को अटैक कर रहा होता है। उस कंडीशन को कहा जाता है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। द नेक्स्ट इज बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। मीन्स कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है जिसने आपके हार्ट के चैम्बर्स को, हार्ट के वाल्स को, या पहले मेनली जो आपकी हार्ट की एंडोकार्डियम है ना वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कर दिया है, तो उसे कहा जाता है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। अब कौन से बैक्टीरियाज हैं जो कि एंडोकार्डाइटिस कर सकते हैं? लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस या फिर इंटेरोकोकस। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर। अब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर में क्या होता है? जो आपका इम्यून सिस्टम है वो माल फंक्शनिंग कर रहा होता है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है। द नेक्स्ट वन इज ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स ओवरवेट। इसमें आपकी क्या होता है? बॉडी में फैट की एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है, फैट की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से आप ओवरवेट हो जाते हैं या कहने जो पेशेंट है वो ओबीज हो जाता है। सो बेस्ट ये है कि आप फैट इंटेक कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें और वॉक करें। द नेक्स्ट वन इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, RA। अब ये बेसिकली जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसको टाइमली ट्रीट कर लेना चाहिए वरना ये आपकी जॉइंट्स को सीवियरली डैमेज कर सकती है। द नेक्स्ट वन इज कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इज द कैंसर ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग। हमारे बहुत से ऑर्गन्स की एपिथेलियल लाइनिंग हुई होती है जहाँ पे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, तो उसका भी कैंसर हो जाए तो इसे कहा जाता है कार्सिनोमा। द नेक्स्ट वन इज लिम्फोमा, दैट इज द कैंसर ऑफ लिम्फ नोड। यहाँ पहले मेनली ये लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट कर रहा होता है, लिम्फोसाइट्स का कैंसर होता है जिसमें हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स आ जाता है, T लिम्फोसाइट्स का कैंसर हो सकता है। इसके आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफिकेशन हुई होती है जो कि है हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा। तो ये जब हम लोग लिम्फोमा का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसकी हर एक टाइप को इन डिटेल डिस्कस करेंगे।
द नेक्स्ट वन इज सार्कोमा। इस ये बेसिकली कैंसर होता है आपकी बोन्स का या सॉफ्ट टिश्यूज़ का, मेनली आप कह लेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ का कैंसर होता है। ये हमने कहा था हमारी एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर होता है, जबकि जो सार्कोमा है ये कनेक्टिव टिश्यूज़ का कैंसर होता है। द लार्ज कॉज ऑफ एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर इज CKD, दैट इज क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप कह लेंगे रीनल फेलियर होता है, जिसमें आपकी किडनीज है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही होती, ना से सही से फिल्ट्रेशन कर रही होती है, ना एक्सक्रीशन कर रही होती है। अब चलते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रिजल्ट्स इन 3 इवेंट्स। इन 3 क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से ये हमारे पास 3 चीज़ें इफेक्ट होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हेप्सिडीन। हेप्सिडीन की प्रोडक्शन अब ज़्यादा हो जाती है। हेप्सिडीन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसने आयरन की एब्जॉर्प्शन को और यूटिलाइजेशन को रेगुलेट करना होता है। मेनली ना इसने आप कह लें 2 काम करने होता है। एक तो इसने ना हमारे इंटेस्टाइन्स में से आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करना होता है, और सेकेंडली इसने आयरन को मैक्रोफेजेस से रिलीज होने से इनहिबिट करना होता है। अब किस तरह से, अगर हम लोग इसका फंक्शन यहाँ पर देखें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ गया ड्यूडेनम। कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारे पास आ गया ड्यूडेनम। अब हेप्सिडीन सिक्रीट होता है हमारे लीवर से। अब कोई भी हमारी बॉडी में क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ या क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप हुई तो हेप्सिडीन आएगा यहाँ पर हमारे इंटेस्टाइन्स में। अब यहाँ पर ना कुछ एपोफेरेटिन चैनल्स होते हैं, या आप कह लें कुछ फेडोपोर्टिन्स होते हैं। अब हेप्सिडीन ने क्या करना है, यहाँ पर आकर ना इन चैनल्स को ब्लॉक कर देना ताकि यहाँ से आयरन बाहर जा ही ना पाए। अब यहाँ से आयरन एक लिमिटेड हद तक तो बाहर जा सकता है ताकि वो बोन मैरो तक जाए हमारी, और फर्दर हमारे सेल्स की प्रोडक्शन करवाने में हेल्प आउट करे। जैसे कि आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो अब हेप्सिडीन आकर इन चैनल्स को ब्लॉक कर देगा। अब एक्सेस अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट पे तो हेप्सिडीन की प्रोडक्शन ठीक है, लेकिन जब एक्सेस अमाउंट में हेप्सिडीन की प्रोडक्शन होगी तो जितने भी चैनल्स हैं वो सब के सब ब्लॉक हो जाएंगी। जितना भी आयरन है वो यहाँ पर ही ट्रैप होकर रह जाएगा और हमारी बॉडी में मजीद सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प आउट ही नहीं करेगा। और सेकेंडली मैंने बताया था कि ये मैक्रोफेजेस से आयरन के रिलीज को इनहिबिट कर रहा था। किस तरह से मैक्रोफेजेस से आयरन के रिलीज को इनहिबिट करेगा, जो हमारा एक्सेस आयरन होता है ना वो फेरेटिन की फॉर्म में या हीमोसिट्रिन की फॉर्म में हमारे मैक्रोफेजेस में स्टोर हो जाता है। अब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं या जो मैक्रोफेजेस हैं वो उससे फाइट करने के लिए जाएंगे। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी यहाँ पे एक बहुत प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है कि इस आयरन को इन मैक्रोफेजेस से रिलीज नहीं होने देती, क्योंकि अगर रिलीज होगा तो बैक्टीरिया उसको इनटेक करेगा और उसको यूटिलाइज कर लेगा अपनी प्रोडक्शन में। बैक्टीरिया को आयरन चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए और रेप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फेडोपोर्टिन लेवल यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है इसकी वजह से। और लास्टली हमारे पास आ रहा है जो एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। अब एरिथ्रोपोएटिन ने बेसिकली क्या करना होता है, ये हार्मोन होता है जो कि हमारी किडनी या लीवर से क्रिएट कर रहा होता है। इससे बेसिकली आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाना होता है। अब एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की प्रोडक्शन ही कम हो रही है तो आरबीसीज भी हमारे कम प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से बॉडी में हीमोग्लोबिन की भी डेफिशिएंसी हो सकती है और आयरन की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। द फर्स्ट वन इज फैटीग, थकावट हो जाना, वीकनेस, कमजोरी फील होना। अब ऑक्सीजन लेवल बॉडी में हमारे कम है, डिलीवरी नहीं हो रही जो हमारी ऑक्सीजन टिश्यूज तक, तो जिसकी वजह से आपको फैटीग फील होगी या वीकनेस होगी। नेक्स्ट वन इज डिजीनेस, आपको फेंट फील होगा। नेक्स्ट वन इज पार्लर, आपकी स्किन पेल होगी। डिस्पेनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल होगी। एंड एंजाइना। लास्ट वन इज चेस्ट पेन, जब ऑब्वियसली आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम है, आप फोर्सफुली सांस लेना चाह रहे हैं तो आपके चेस्ट पर प्रेशर डलेगा जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो गया। लास्ट चलते हैं इसकी लैब फाइंडिंग्स की तरफ। एमसीवी एमसीएच लेवल इसमें कम भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। ये क्या पॉइंट आ गया कि एमसीवी कम भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। अब हमने स्टार्टिंग में जब एनीमिया की क्लासिफिकेशन को लेक्चर में डिस्कस किया था
तो हमने बताया था कि एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर माइक्रोसिटिक एनीमिया का भी पार्ट है और नॉर्मोसिटिक एनीमिया का भी पार्ट है। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी अगर उसकी क्लासिफिकेशन देखें तो जो हमारा एनीमिया था उसको हमने 2 पार्ट्स में आगे क्लासिफाई किया था, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा था माइक्रोसिटिक एनीमिया, सेकेंड वन हमारे पास आ रहा था नॉर्मोसिटिक एनीमिया और लास्ट वन हमारे पास आ रहा था मैक्रोसिटिक एनीमिया। अब माइक्रोसिटिक एनीमिया में हम लोगों ने कौन से केसेस लाए थे जिनका एमसीवी 80 फेम्टोलीटर से कम था और उनका एमसीएच भी 27 पिकोग्राम से कम था। ठीक है, अब नॉर्मोसिटिक पे हमने कौन से केस लाए थे जिनका एमसीवी 80 टू 95 फेम्टोलीटर के दरमियान था और जिनका एमसीएच 27 टू 33 पिकोग्राम के दरमियान था। इसी तरह मैक्रोसिटिक में हम लोग कौन से केसेस लाए थे जिनका एमसीवी ग्रेटर देन 80 फेम्टोलीटर था और जिनका एमसीएच ग्रेटर देन 32 पिकोग्राम था, सॉरी यहाँ पे 95। अब माइक्रोसिटिक एनीमिया में हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सी एनीमिया डिस्कस कर ली हैं। इसमें हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी डिस्कस कर लिया है, इसमें हमने सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया भी डिस्कस कर लिया है। इसके साथ साथ आज हमने इसमें डिस्कस कर लिया है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर्स। इसके अलावा यहाँ पर इसमें हमारे पास थैलेसीमिया भी आ जाता है जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो जो नॉर्मोसिटिक है इसमें भी हमारे पास एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर आ जाता है। दैट्स वाई हमने कहा कि एमसीवी जो एमसीएच है वो कम भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। सो नेक्स्ट जब आप पेरिफेरल ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें आपको नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक सेल्स नजर आएंगे और हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स नजर आएंगे। हाइपो मीन्स लेस एंड क्रोमा मीन्स कलर। जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो लेस कलर्ड होंगे क्योंकि आयरन की ही प्रोडक्शन नहीं हो रही। आयरन की प्रोडक्शन नहीं हो रही तो हीमोग्लोबिन की भी प्रोडक्शन नहीं हो रही। नेक्स्ट हमारे पास सीरम आयरन लेवल देखा जाए तो सीरम आयरन लेवल कम आ रहा है क्योंकि जो आपका आयरन है वो मैक्सिमम जो है वो आपके मैक्रोफेजेस और ड्यूटेरियम में ट्रैप हो गया होता है। टीआईबीसी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम आ गई। इसके अलावा फेरेटिन लेवल इंक्रीज आएगा। फेरेटिन बेसिकली आयरन की ही स्टोरेज फॉर्म है। आयरन हीमोसिट्रिन और फेरेटिन फॉर्म में हमारे मैक्रोफेजेस में स्टोर होता है। अब मैक्रोफेजेस में तो ये ट्रैप हो रहा है जिसकी वजह से इसका लेवल ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया कि पेरिफेरल ब्लड फिल्म में हमें नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक सेल्स नजर आएंगे। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram as well as in comment section. और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल। जज़ाकल्लाह।